स्पेन का वर्क वीज़ा कौन हासिल कर सकता है, दरख्वास्त का तरीका क्या है और किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही ये भी कि क्या स्पॉन्सर कंपनी लाजिम है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ये खुसूसी इंटरव्यू देखिए। जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं अमैर डार साहब, जो ऑफिशियल सोलिसिटर हैं स्पेन में, और उनसे आज बात करते हैं स्पेन में वर्क वीज़ा के हवाले से कि वर्क वीज़ा के हसूल के लिए क्या अमल अपनाया जा सकता है और कौन सी दस्तावेज़ात जो हैं वो ज़रूरी हैं और कौन से लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं कि वो स्पेन में वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डार साहब, आपने हमें टाइम दिया। मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि वर्क वीज़े की क्या अक़साम है और उसके साथ साथ मुलाजमत पेशा लोग एज ए मुलाजमत पेशे के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं, या और कौन से वीज़े हैं जो वर्क के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। बड़े साहब, आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्पेन का शुमार यूरोप के उन थोड़े मुल्कों में से होता है कि जिधर आप लीगली वर्क परमिट जो है वो यहाँ से इशू करवाया जा सकता है। मगर इस गलत फहमी को भी दूर करना लाजमी है कि जैसे हर बंदा यहाँ से आके वर्क परमिट निकलवा सकता है। उसके लिए कंडीशन जो है उन लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है जो लोग स्पेन में ऑलरेडी लीगल हैं, जिनके पास स्पेन के कागजात हैं। अगर आप कोई भी जो वालिद या वालदा हैं उनका कोई पाकिस्तान में एवरेज बच्चा हो, 18 साल से ऊपर बच्चा हो और 65 ईयर से कम हो, मतलब वर्किंग एज के अंदर आपका कोई भी बच्चा है या बच्ची है, तो उसको कोई भी आप जॉब ऑफर कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको जो है उस वर्क परमिट के ऊपर उसको बुला सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर उसके जो डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर साहब, ये तो हैं वो लोग जो यहाँ पे हैं अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं, जो पाकिस्तान से वर्क इसमें थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। एक तो है क्लासिकल फैमिली रियूनिफिकेशन, जैसे हम ग्रुपासियों फैमिलियर कहते हैं, मतलब आप यहाँ पे काम करते हो, आपके पास मकान हो, उसके जरिए बुलाएं। उसके अलावा वर्क परमिट जो है, जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, वो है बेसिकली अगर आपका वर्किंग एज में बच्चा है और आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेके वर्क वीज़े के ऊपर बच्चे को यहाँ पे बुलाते हैं। अच्छा, वर्क वीज़ा के जो पाकिस्तान से जिनकी फैमिली नहीं है वो अप्लाई करना चाहें, वो कौन से लोग अहल हैं? बेसिकली उसके लिए बड़ी सब समझने की चीज़ बड़ी ही मुश्किल है। मतलब उसके लिए एक तो प्रोफाइल जो यूज़ होती है वो है हाईली क्वालिफाइड पर्सन। हाईली क्वालिफाइड पर्सन जो हैं वो आसानी से स्पेन की किसी भी कंपनी को इंगेज करके उनके साथ रब्ता करके तो वहाँ से ही डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके एक बड़े अच्छे पैकेज के साथ डायरेक्ट स्पेन आते हैं। अच्छा, उनका तालीमी मेयार क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मिनिमम आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कौन सी ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए? टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, हाई वेल एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, कौन सी एजुकेशन जो है मेयार है? मैंने तो बड़े साहब जो ज़्यादा चीज़ देखी है वो है आईटी से रिलेटेड या इंजीनियर बंदे जो हो गए, मतलब जो टेक्निकल फील्ड जितने भी हैं ना, उसके अंदर खास तौर पे वो बंदे जो ऑलरेडी जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। मतलब अगर बंदा किसी लोकल कंपनी में काम करे, उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं रहा, उसका कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन लोगों के लिए HQ कैटेगरी में अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कंपनी ने उनको जज करना है वाकई ये बंदा डिजर्व करता है कि नहीं करता। तो इसलिए जो है कोई भी टेक्निकल फील्ड, आईटी से रिलेटेड फील्ड, उसके अंदर जो है हाईली क्वालिफाइड जो है बंदा HQ कैटेगरी के अंदर जो है ना बंदा। अच्छा, वो कैसे अप्लाई कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा वेल एजुकेटेड है, उसकी टेक्निकल एजुकेशन में है, IT में है, वो कैसे अप्लाई कर सकता है? बट बेसिकली इसके लिए इस सदी का सबसे तगड़ा हथियार लिंक्डइन है। तो लिंक्डइन के ऊपर कंपनियां मौजूद हैं। आप जहाँ पे वहाँ पे अपनी प्रोफाइल आपकी तगड़ी हो, आपके लिंक्स वगैरह हों, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई करते हैं तो कंपनी की आपको जॉब ऑफर आती है। अच्छा, कुछ दस्तावेज़ात बता सकते हैं भी कौन सी उनके पास वो के एजुकेशन या उसके डिग्रीज हों कि वो उन डिग्रीज को जो अप्लाई करने के लिए बहुत अहम है? असल में हर जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है डिग्रीज मतलब डिफरेंट केस होने मेरे बेसिकली स्किल को बड़ा मैटर किया जाता है। और जो चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था ना, मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर, वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। बंदे की स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी मैटर करती हैं, उस बंदे का एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। तो इसलिए ज़्यादातर मैंने जो लोग हमारे पास आए हैं वो ज़्यादातर आईटी से रिलेटेड है, क्योंकि आईटी के अंदर हमारे जो बंदे हैं वो बड़े माशाल्लाह स्किलफुल हैं, बड़े तजर्बाकार हैं और कंपनी उनको डायरेक्ट वहाँ से जो है ना उठा लेती है। अच्छा, वर्क वीज़ा के लिए कोई स्पॉन्सर कंपनी का ज़रूरी है कि किसी कंपनी को स्पॉन्सर करे या कंपनी उनको स्पॉन्सर करे तो वो वीज़ा इजीली मिल सकता है? ये बट सब कंपनी के बगैर तो चीज़ जो है लाजमी कोई ना कंपनी जो है जो हाई क्वालिफाइड के लिए HQ के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, इनकम वाली कंपनी हो, उसके अलावा मतलब एक ताकतवर जो बैकग्राउंड रखने वाली टैक्स पेयर कंपनी हो, वो कर सकती है। तो मगर ये चीज़ है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, इतना सिंपल नहीं है, मतलब बड़े थोड़े बंदे इस चीज़ के अंदर आते हैं। उसके अलावा अगर बंदा कोई मिसाल के तौर पे किसी को कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट बंदे के पास नहीं है, तो ये कोई कंपनी ऑफर नहीं है, तो खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयड बेस के ऊपर भी बंदे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी चीज़ ये है कि स्पेन वाले को कन्विंस करना पड़ता है कि जो बिजनेस बेस के ऊपर आप यहाँ पे आना चाहिए, जिस बिजनेस वीज़ा के ऊपर आप यहाँ पे आना चाहते हैं,
वो उसके अंदर कोई वैल्यू एडेड चीज़ है, कोई बड़ी स्पेशल किस्म की चीज़ है जिससे स्पेन की इकॉनमी को, स्पेन की इकोनॉमिक से अंदर कोई इनको वो चीज़ ऐड होगी। तो इसलिए मतलब स्मार्ट मोबिलिटी कह लें, कोई आईटी से रिलेटेड स्टार्टअप टाइप्स की चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें हैं सिर्फ उनको प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब वो क्लासिकल बिजनेस को बंदा कि मैंने स्पेन जाके सुपर मार्केट बनानी है, तो उसको वो लोग बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देंगे, या कोई मैंने वहाँ पे जाके कोई रेस्टोरेंट बनाना, उसके लिए भी नहीं है। इसके लिए बेसिकली बिजनेसेस वो देखे जाते हैं जो बड़े वैल्यू एडेड किस्म के बिजनेसेस हों। अच्छा, सपोज करें एक बंदा आईटी एक्सपर्ट है, वो किसी भी या किसी और शोबे में है, अगर वो वीज़ा अप्लाई करता है तो उसके लिए उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? बट सिर्फ इसमें मेन चीज़ है कि जो बंदे आईटी से रिलेटेड बंदे काम करते हैं और मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करते हैं, उनके लिए डिजिटल नोमैड के नाम से भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वीज़ा है, जो उनको अगर वो किसी कंपनी से ऑलरेडी काम कर रहे हो और कंपनी उनको वो साबित कर दें कि उसको लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं और उनको प्रूफ करना पड़ता है, उसके बाद कंपनी से एनओसी लेना पड़ता है कि वो स्पेन में आकर रह के भी काम कर सकें, तो वो बंदे भी स्पेन में जो है आके अप्लाई कर सकें। ऑब्वियसली चीज़ इतनी सिंपल नहीं है, वो प्रूव करना जो रिलेशन है, एक्सपीरियंस है, मतलब क्वालिफिकेशन है, प्रूव करनी पड़ती है, तो उस बेस के ऊपर भी आ सकते हैं। अच्छा, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसको उसकी माली कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, या उसकी कम से कम कितनी है जो तनख्वाह होनी चाहिए कि वो स्पेन के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकता है? असल में डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट ऑप्शन हैं, तो इसमें जो है ना मतलब नॉन लुक्रेटिव के लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, नोमैड के लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो वो जो है मतलब आपको पता है, डिजिटल दोहरा थोड़ी सी सर्च करेंगे तो उसके अलावा प्रॉपर किसी कंसल्टेंट से रब्ता करेंगे तो चीज़ जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन को सामने आ जाएगी इस चीज़ आप कोई से। मिसाल देना चाहते हैं? मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा नॉन लुक्रेटिव के ऊपर अप्लाई करना चाहे तो उसके लिए उनको तो तकरीबन मेरे ख्याल से 28,000 यूरो तकरीबन, मास्टर मैंने अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उन्हें एनुअल प्रूव करना है, उनके पास वो चीज़ उनके पास है, तो उस बेस के ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जिसके पास वर्क वीज़ा सपोज करें मिल गया स्पेन का, तो क्या वो अपनी फैमिली को साथ ला सकता है आसानी के लिए, या उसके लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं? असल जो कैटेगरीज हैं, कई कैटेगरीज में ज़्यादा है, कई के अंदर नहीं। मिसाल के तौर जो क्लासिकल वर्क वीज़ा नहीं थे, ऑटोरिज़ाción trabajo por cuenta ajena जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जो है पहली बार में डायरेक्ट साथ में लाया जा सकता है। पहला वो बंदा खुद आएगा यहाँ पे आके, मतलब 6 महीने साल काम करेगा, मकान अरेंज करेगा, और उसके बाद फिर जो है ना अपनी फैमिली को रेग्रुपाción familiar के जरिए फिर वो अप्लाई कर सकेगा। जी, जैसे आपने डॉक्टर साहब को सुना है, उनका यही कहना है कि बहुत मुश्किल है स्पेन के लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करना, लेकिन अगर आप हाई क्वालिफाइड हैं आईटी से रिलेटेड या डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी ज़रूरी है कि जिस कंपनी में आप अप्लाई करेंगे वो अगर आपको स्पॉन्सर करेगी तो फिर इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं।